भारत में पूंजी बाजार और बीमा। भारत में पूंजी बाजार और बीमा। भारत में पूंजी बाजार बीमा। भारत में पूंजी बाजार एवं बीमा या और बीमा और कर लीजिएगा। कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। बताएं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है? व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। व्यवसाय मतलब जो आप बिजनेस करते हैं, पेशा और रोजगार में अंतर बताएं। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कुछ बता सकते हैं? व्यवसाय किसे कहेंगे, पेशा किसे कहेंगे और रोजगार किसे कहेंगे? आप अक्सर कहते हैं, सुनते होंगे मेरा ये पेशा है, मेरा ये बिजनेस है। मैम अंदाज़ा लगाएं। हाँ लगाएं बिल्कुल। मैम रोजगार मतलब जैसे कोई और हमें देता है रोजगार, जैसे हम किसी पर डिपेंड रहते हैं उसके लिए। हाँ। और व्यवसाय हम अपना खुद स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, एकदम सही है, बहुत सही उत्तर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैम हेडिंग डालें क्या इसमें? हाँ हेडिंग डाल दीजिए। ये आप हेडिंग कर सकते हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। इसमें नोट कीजिएगा, आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यवसाय, बिजनेस। पहला व्यवसाय ब्रैकेट में बिजनेस। इसमें नोट कीजिएगा, व्यवसाय समाज के सेवाओं और वस्तुओं के वितरण। व्यवसाय समाज के सेवाओं और वस्तुओं के वितरण। व्यवसाय समाज में सेवाओं और वस्तुओं के वितरण एवं उत्पादन के द्वारा। वस्तुओं और सेवाओं के वितरण एवं उत्पादन के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित किया जाता है। संगठित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जैसे खरीदना, बेचना, भंडारण करना। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं जैसे खरीदना, बेचना, भंडारण करना, परिवहन। खरीदना, बेचना, भंडारण करना, परिवहन, वित्तीय सेवाएं आदि। खरीदना, बेचना, भंडारण करना, परिवहन, वित्तीय सेवाएं आदि। पीछे तक आवाज जा रही है? वित्तीय सेवाएं आदि। तो आगे आ जाइए बेटी, आप लोग पीछे क्यों बैठे? पूरा सीट आगे खाली पड़ा है, आगे आ जाइए। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। जिनको भी पीछे ना सुनाई दे आगे आ जाइए, क्योंकि आगे तो पूरी सीट खाली है।
पीछे जाने पे बाहर की आवाज़ भी आती है और मेरी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचने में समस्या होती है, क्योंकि रूम बड़ा है ना, खिड़की दरवाजे ज़्यादा है। जब रूम छोटा होता है तो अच्छा, छोटे रहते तो आप लोग आगे बैठने के लिए परेशान रहते, आप बड़े हो गए तो पीछे क्यों भाग रहे हैं, पूरा सीट आगे है, आगे बैठिए। हाँ, तो आपने लिखा परिवहन, वित्तीय सेवाएं आदि। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बात समझ में आया? कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो उद्देश्य मात्र एक होता है, लाभ कमाना, और इसमें कई सारे काम होते हैं। आप कुछ वस्तु को खरीदेंगे थोक में, कुछ बेचेंगे फुटकर में, कुछ का उत्पादन भी करवाएंगे, अगर आपके पास व्यवस्था है तो भंडारण करेंगे, स्टोर करेंगे, परिवहन भी आ जाएगा, वित्तीय आवश्यकता भी पड़ेगी आपको। ये सारी चीज़ों को मिला करके बनता है आपका व्यवसाय या बिजनेस, जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। दूसरा हेडिंग कर लीजिएगा, पेशा, प्रोफेशंस, पेशा, पेशा, प्रोफेशन जिसको कहते हैं। प्रोफेशन एक ऐसी वृत्ति है प्रोफेशन एक ऐसी वृत्ति है जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में, प्रोफेशन एक ऐसी वृत्ति है जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है और समाज व समुदाय को विशेष प्रकृति वाली और समाज एवं समुदाय को विशेष प्रकृति वाली सेवाएं उपलब्ध कराता है, विशेष प्रकृति वाली सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए पेशेवर फीस प्राप्त करता है, इसके लिए पेशेवर फीस प्राप्त करता है। हाँ, इसके लिए पेशेवर मतलब जिसका पेशा है वो फीस प्राप्त करता है। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक पेशा होता है जिसके बदले में उन्हें फीस मिलती है, इसको कहते हैं पेशेवर। नेक्स्ट हेडिंग, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है। पीछे आवाज जा रही बाबू, नहीं तो आगे बैठ जाइए। जिसमें व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है तथा मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तथा मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है, मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। बात समझ में आया? तीनों में अंतर है। व्यवसाय या बिजनेस अलग चीज है, पेशा या प्रोफेशन अलग चीज है, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट अलग चीज है। आप हेडिंग कीजिएगा, व्यापार एवं या वाणिज्य एवं व्यापार में अंतर एवं संबंध। वाणिज्य एवं व्यापार में अंतर एवं संबंध। वाणिज्य एवं व्यापार में अंतर तथा संबंध। बता सकते
वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है। वाणिज्य तथा व्यापार में अंतर एवं संबंध। डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड। बताएं, वाणिज्य और व्यापार में अंतर बता सकते हैं। वाणिज्य किसे कहेंगे और व्यापार किसे कहेंगे। लगाए अंदाजा। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार मतलब अंतर्देशीय स्तर पे होता होगा और वाणिज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए, सोचा आपने। व्यापार में मैम सभी चीज़ें आ जाती हैं जिसका हम व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। जबकि वाणिज्य में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उल्टा बताया आपने। अच्छा, तो वो सेम करते हैं। हाँ, उसको उलट दीजिए। वाणिज्य में सब कुछ आ जाएगा और व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात आता है, ठीक ना, खरीद बिक्री। मैम कॉमर्स एंड ट्रेडिंग वही हम पकड़े थे जो आपने कहा इंग्लिश वर्ड, लेकिन आई थिंक वो इसमें। हाँ, बस खाली आपका एक्सचेंज कर लीजिए, फिर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, नोट कीजिएगा। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं अंतर्निहित है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं अंतर्निहित हैं। दो प्रकार की क्रियाएं अंतर्निहित हैं। पहला पॉइंट, जो माल की बिक्री या विनिमय हेतु की जाती है, जो माल की बिक्री या विनिमय हेतु की जाती है, इन्हें वाणिज्य कहते हैं। इन्हें वाणिज्य कहते हैं। जो माल की बिक्री या विनिमय हेतु की जाती है, इन्हें वाणिज्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं, वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं, इनमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार। पैकेजिंग, विज्ञापन एवं गोदाम आदि शामिल हैं। पैकेजिंग, विज्ञापन एवं गोदाम आदि शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाणिज्य उपभोक्ता एवं उत्पादक के बीच आवश्यक कड़ी है। वाणिज्य उपभोक्ता एवं उत्पादक के बीच आवश्यक कड़ी है। वाणिज्य उपभोक्ता एवं उत्पादक के बीच आवश्यक कड़ी है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो सेवाओं एवं वस्तुओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती हैं। अबाध प्रवाह को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती हैं। हेडिंग कीजिएगा वाणिज्य और बीच में हेडिंग कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आता है। वाणिज्य डायग्राम बना के करना है, डायग्राम का अच्छे से समझ में आएगा आपको। वाणिज्य ऐसे बीच में करिए पेज को और फिर इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे।
वाणिज्य को दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक है आपका व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक। व्यापार और दूसरी तरफ है व्यापार के सहायक। व्यापार और दूसरी तरफ व्यापार के सहायक। व्यापार भी दो प्रकार का होता है ना, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका थोक और एक होता है फुटकर। बाह्य, आंतरिक और बाह्य। थोक और फुटकर। और बाह्य में आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात आता है। बाह्य को तीन भागों में बांटेंगे, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। और व्यापार में सहायक, व्यापार करने में जो सहायक होता है वो है आपका परिवहन, भंडारण, बीमा, भंडारण, परिवहन, भंडारण, बीमा, परिवहन, बीमा, भंडारण, परिवहन, बीमा, बैंकिंग एवं वित्त और विज्ञापन। बैंकिंग एवं वित्त और लास्ट है लास्ट में क्या बोला है? विज्ञापन। विज्ञापन। हाँ, प्रचार जो करते हैं विज्ञापन। देखिए वाणिज्य में सब आ गया, कुछ भी नहीं बचा। वाणिज्य के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। वाणिज्य में भी इसका एरिया देखिए काफी ब्रॉड है। एक तो है व्यापार का एरिया, जिसमें व्यापार दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक मतलब देश के अंदर, और देश के अंदर व्यापार भी दो प्रकार का होता है, कोई थोक विक्रेता होता है और कोई फुटकर विक्रेता होता है हर क्षेत्र में। और बाह्य में हम वस्तुओं का आयात, वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। आयात करने के बाद पुनः निर्यात भी करते हैं। आयात करने के बाद पुनः निर्यात का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने अरेबियन कंट्री से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मंगाया और उसको अपने यहाँ रिफाइनरी में फिल्टर करने के बाद फिर जो और छोटे और गरीब देश है जिनके पास रिफाइनरी की भी व्यवस्था नहीं है, आपने उनको बेच दिया। तो इसने आपने क्या किया? पुनर्निर्यात किया। या आपने विदेशों से सोना मंगाया और उस सोने को गला करके गहने का रूप दे दिया और फिर उसको फिर से बेच दिया, तो आयात करके आपने पुनर्निर्यात कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम मंगाते हैं, फिर अपने यहाँ उसको और भी ज़्यादा बढ़िया करके, या लोहे से आपने लोहा मंगाया अच्छी किस्म का और उससे आपने कोई गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को बेच दिया। जैसे जापान वगैरह में बड़े पैमाने पे काम किया जाता है, वहाँ उद्योग धंधे बहुत हैं। वो कच्चा माल भारत से जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज़ें मंगाते हैं और अच्छी किस्म की गाड़ियाँ जो हैं वो बनाते हैं और फिर उसको बड़े पैमाने पे निर्यात करते हैं। तो क्या हो जाता है? आयात करके पुनर्निर्यात करना। जैसे एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो इंग्लैंड था ये भारत से कच्चा माल लेके जाता था, ऊनी वस्त्र बनाता था, सूती वस्त्र बनाता था और भी बहुत सारी वस्तुओं को बना करके फिर से लेकर के आता था और भारत की मार्केट में बेच देता था। तो एक बार वो आयात करता था कच्चा माल और फिर से उसको निर्यात करता था, तो वही क्या हो गया? पुनर्निर्यात। तो ये है आपका आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात, ये आपके बाह्य में आ जाते हैं। व्यापार में सहायक कौन कौन से कारण होते हैं? कोई भी चीज जो उत्पादित होता है पहले उसका क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है।
फिर वहाँ से जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे इसको ले जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है। उसके बाद ऐसी कोई दुर्घटना से आप बचना चाहते हैं तो बीमा करवाते हैं, चाहे वो गाड़ी का हो, वस्तु का हो या किसी भी उत्पाद का हो। इसके बाद इसके इन सभी कामों के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? पैसे की। तो आप बैंकिंग या वित्त की सहायता लेते हैं और इन सभी चीज़ों को लोगों के सामने लाने के लिए, यानी कि जो भी उत्पाद आपने या सेवाओं का आपने प्रोड्यूस या बनाया उसे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सपोर्ट लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसका सबसे ज़्यादा विज्ञापन आता है या बड़े बड़े लोग उसका ऐड करते हैं या बार बार उसका ऐड होता है, कई तरह से ऐड होता है, तो हम उस तरफ आकर्षित होते हैं। हमें लगता है ये वस्तु ज़्यादा अच्छी है, भले उसकी गुणवत्ता अच्छी ना हो, अगर उसे जाने माने लोगों के द्वारा उसका ऐड कराया जाए तो आपकी उस पर विश्वसनीयता बनती है कि नहीं, डिमांड बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपके वाणिज्य में आ जाएंगी। कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हेडिंग कीजिएगा व्यापार, ट्रेड, हेडिंग कीजिएगा व्यापार, व्यापार, ट्रेड। इसमें पहला पॉइंट, वाणिज्य का अनिवार्य अंग व्यापार है। वाणिज्य का अनिवार्य अंग व्यापार है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अभिप्राय वस्तुओं के हस्तांतरण, बिक्री एवं विनिमय से है। इसका अभिप्राय वस्तुओं के हस्तांतरण, विनिमय और बिक्री से है। इसका अभिप्राय वस्तुओं के हस्तांतरण, विनिमय और बिक्री से है। नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, मध्यस्थ के रूप में व्यापारी, मध्यस्थ के रूप में व्यापारी व्यापारिक क्रियाएं करते हैं। मध्यस्थ के रूप में व्यापारी व्यापारिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न बाजारों में वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। और विभिन्न बाजारों में वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं और विभिन्न बाजारों में वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। सोचिए अगर व्यापार ना हो तो क्या आप अपने यहाँ एप्पल का सेवन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये आपके मैदानी बेल्ट का नहीं है। क्या ड्राई फ्रूट्स, मसाले, इन सब का सेवन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब आपके मैदानी बेल्ट में उत्पादित नहीं होते हैं। या कपास हो गए, उसके उत्पाद, जूट के उत्पाद, ये सब आप तक नहीं पहुंचेगा। ये कौन पहुंचाते हैं? व्यापारी। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से। रिपीट कर दे, छूट गया। नेक्स्ट चलिए रिपीट कर दे रही हूँ। मध्यस्थ के रूप में व्यापारी व्यापारिक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न बाजारों में वस्तुएं उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार व्यक्ति या उत्पादक एवं उपभोक्ता, व्यापार व्यक्ति या उत्पादक एवं उपभोक्ता, व्यापार व्यक्ति, उत्पादक या उपभोक्ता संबंधी समस्या को दूर करता है। संबंधी समस्या को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार की अनुपस्थिति में व्यापक रूप से, व्यापार की अनुपस्थिति में व्यापक रूप से उत्पादन संभव नहीं हो सकता। व्यापार की अनुपस्थिति में व्यापक रूप से उत्पादन संभव नहीं हो सकता।
आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार में वस्तु और सेवाओं का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान या ले जाना ले आना या ट्रांसफर करना, इसी को आंतरिक कहते हैं। और इंडिया के बाहर या देश के बाहर वस्तुओं और सेवाओं को ले जाना ले आना बाह्य व्यापार के अंतर्गत आता है। ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हैं आप लोग इतना? नेक्स्ट हेडिंग कीजिए कंपनी। कंपनी कंपनी कुछ लोगों का ऐसा संघ है जिसका गठन कंपनी कुछ लोगों का ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने हेतु किया गया हो। जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने हेतु किया गया हो एवं उसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व हो। एवं उसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व हो। वैधानिक अस्तित्व हो। नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतया कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। कंपनी के स्वामियों का व्यापार पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है या व्यवसाय पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है जिसे अंश ऑब्लिक शेयर कहा जाता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है जिसे अंश ऑब्लिक शेयर कहा जाता है। आप रीडिंग कीजिएगा, कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? किसी प्रकार के व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन को किसी प्रकार के व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाती है। गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कंपनी कुछ व्यक्तियों के समूह के अलावा कुछ नहीं है। कंपनी कुछ व्यक्तियों के समूह के अलावा कुछ नहीं है। कुछ व्यक्तियों के समूह के अलावा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए साथ आते हैं।
आते हैं और धन का योगदान करते हैं, और धन का योगदान करते हैं। आगे, किसी कंपनी का गठन एवं पंजीकरण, किसी कंपनी का गठन एवं पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर किसी कंपनी का गठन एवं पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर 1956 के स्थान पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हेडिंग कीजिएगा कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार। इसमें पॉइंट कीजिएगा सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। इसमें पहला हेडिंग सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी जिसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी। तो अभी आपने पढ़ा कि कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। जब किसी व्यवसाय को करने के लिए कुछ लोग एक साथ आ जाते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं फिजिकली, मतलब और एक तरीके से मेंटली कोई भी नीति बनाने में, और दूसरा आर्थिक इकोनॉमिकली। और ये लोग एक साथ मिल करके किसी व्यवसाय को कंप्लीट करते, संपन्न करते, तो ही क्या कहलाता है? कंपनी। और ये सब करने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है? फायदा। कंपनी छोटे छोटे अंशधारकों से या बहुत सारे शेयरों से मिलकर बनता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो अपने शेयर या अंश निर्धारित करते हैं और उसी आधार पर कंपनी बनाई जाती है। और इसी तरह आप देखते हैं कंपनी के शेयर या अंश पत्र जारी किए जाते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपनी को पैसा मिलता है और वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में लिखिएगा जिस कंपनी को अपने शेयर दोनों प्रकार से, अर्थात जिस कंपनी को अपने शेयर दोनों प्रकार से, अर्थात जिस कंपनी को अपने शेयर दोनों प्रकार से, अर्थात चुनिंदा निवेशकों एवं सार्वजनिक रूप से, चुनिंदा निवेशकों एवं सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बेचने का अधिकार हो, सार्वजनिक रूप से बेचने का अधिकार हो, तो इसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। तो इसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसके शेयर, सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसके शेयर, सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसके शेयर कुछ निश्चित लोगों के पास ना होकर, कुछ निश्चित लोगों के पास ना होकर सामूहिक रूप से आम लोगों के पास होती है, सामूहिक रूप से
आम लोगों के पास होती है। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। यदि सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाती है, यदि सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाती है, तो इसे सार्वजनिक कंपनी ना कहकर, या तो ये कंपनी सार्वजनिक कंपनी ना रहकर निजी कंपनी हो जाती है। अगर सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाएगी तो वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी ना रह करके निजी हो जाती है। बात समझ में आया? सार्वजनिक कंपनी का मतलब है कि इसमें लोग समूह में होंगे, कई लोग एक साथ मिलकर के इस कंपनी को चलाएंगे। ये जो कंपनी होगा ये कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, कम से कम 7 लोग तो होने ही चाहिए, उससे अधिक जितना चाहे हो सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होने चाहिए। इसी को क्या कहेंगे? सार्वजनिक कंपनी कहेंगे। अब लिख कीजिएगा निजी कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनी वह होती है जो निजी कंपनी वह होती है जो संस्था के अंतर नियमों के अंतर्गत, संस्था के अंतर नियमों के अंतर्गत टेस्ट करके पहला पॉइंट, शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है। शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है। शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है। यानी यहाँ संख्या कम होगा तो शेयर भी कम हाथों में हस्तांतरित होंगे, यानी कि सीमित लोगों के पास शेयर रहेंगे। वही कह रहा है शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित करती थी। अपने अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित करती थी। अपने अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित करती थी। उसी में देखिएगा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इनकी संख्या 50 से बढ़ाकर 200, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इनकी यानी कि सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। पहला पॉइंट, यहाँ पे शेयर सीमित हाथों में होंगे, जबकि निजी में क्या है, सार्वजनिक में क्या है, कई हाथों में होते हैं, अधिक लोगों के हाथ में होते, सामूहिक होता है। निजी लोग पहले अपने कंपनी में 50 से ज़्यादा सदस्यों को शामिल नहीं करते थे, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 200 कर दी गई। अभी अधिकतम 200 लोगों को इसका सदस्य बना सकते हैं और न्यूनतम 1 भी हो सकता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
जो कंपनी के शेयर, नेक्स्ट पॉइंट, जो कंपनी के शेयर एवं ऋण पत्र, जो कंपनी के शेयर एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। जनता को बेचने पर, जनता को निमंत्रण देने पर रोक लगाती या प्रतिबंध लगाती। ठीक, आगे। अर्थात मैम इसमें जो मैम 50 से बढ़ाकर 200 सदस्य कर दिए गए हैं, हाँ। ये मैम निवेशक होंगे ना उसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे कंपनी बनती तो कई लोगों के सपोर्ट से, अब उसमें निवेश करने वालों की संख्या अधिकतम 50 हो सकती थी 1956 के अधिनियम के अनुसार, लेकिन 2013 के अधिनियम में इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई और अब कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में मैक्सिमम 200 लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मतलब 200 लोग चाहे तो मिलकर एक निजी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, ये मैक्स है। और बाकी न्यूनतम एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक में 7 से कम नहीं होने चाहिए, उससे अधिक चाहे जितना। समझ में? और निजी जो कंपनियां हैं ये जनता को नहीं बुलाती हैं शेयर खरीदने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाती हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं इनके शेयर जनता खुले बाजारों में खरीद सकती, उसमें निवेश कर सकती, लेकिन निजी कंपनियों के शेयर जनता नहीं खरीद सकती। बस में तो ये मैम निवेश करने के लिए सदस्यों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है, वो लोग आएंगे तो निवेश करेंगे। हाँ, वो निवेश करेंगे, जो सदस्य होंगे वही निवेश करेंगे, वही खरीदेंगे, वही बेचेंगे, जनता नहीं सुधागी जाती। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने लिखा अर्थात जिस कंपनी को अपने शेयर खुले रूप से सबको बेचने का अधिकार ना हो, खुले रूप से सबको बेचने का अधिकार ना हो, चुनिंदा निवेशकों को ही बेचने का अधिकार हो, चुनिंदा निवेशकों को ही बेचने का अधिकार हो। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी के गठन के लिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी के गठन के लिए, निजी कंपनी के गठन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। और सार्वजनिक में न्यूनतम कितना? 7। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में, निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट का संक्षिप्त रूप, निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट का संक्षिप्त रूप पीवीटी प्रयोग करना होता है। प्राइवेट का संक्षिप्त रूप पीवीटी प्रयोग करना होता है। संक्षिप्त रूप पीवीटी प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। पहला तो आपने लिखा कि हेडिंग क्या था, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार। 2। कौन सी? सार्वजनिक और निजी।
सार्वजनिक में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 7। निजी कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 2। निजी कंपनी में मैक्स कितने सदस्य हो सकते हैं? 200। सार्वजनिक में कोई निर्धारण नहीं है, कितना चाहे हो सकते हैं। निजी कंपनियां अपना जो शेयर या अंश है इसे खुले बाजारों में नहीं बेचती, ये इनके निवेशक ही अपने हाथों में एक दूसरे को बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनियां अपने शेयर या अंश पत्र को खुले बाजार में बिक्री करती, उसमें आम जनता जा करके निवेश कर सकती, वो आम जनता को भी निमंत्रित करती कि आइए आप हमारी कंपनियों के शेयर को खरीदिए और इससे मुनाफा या फायदा लीजिए। बात समझ में आया? अब दूसरा जो हेडिंग है ये है नियंत्रण के आधार पे कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो हेडिंग कर लिया है आपने, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के प्रकार या कंपनियों की वर्गीकरण। तो इसमें 2 हैं, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी। हाँ ये होल्डिंग होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी। और दूसरा है सहायक, एक होल्डिंग कंपनी और एक दूसरा है सहायक। ये नियंत्रण के आधार पर है। हेडिंग कीजिएगा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब आप दूसरों पर नियंत्रण करें, यानी आपके पास इतना पावर हो कि आप अपने अंदर जितनी कंपनियां काम करती हैं उन सभी को कंट्रोल करें, उन सभी को होल्ड करें। तो आप कौन सी कंपनी हो गई? होल्डिंग। यानी कि आप एक बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां काम करती हैं। हाँ, जितने काम करेंगे वो जो मेन है वो हो गया होल्डिंग। और सहायक मतलब जो दूसरों के द्वारा होल्ड किए जाए, बड़ी कंपनी के द्वारा होल्ड किए जाए, उसके अंदर में उसकी सहायता से उसकी मदद से काम करे वो सहायक। तो समझ के याद रहेगा या नोट करा? सही याद रहेगा? जीवन शैली से जुड़ा, नोट करा दें। चलिए नोट कर लीजिए। जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। जीवन शैली से जुड़ा है, पता है मुझे। आपकी जीवन शैली से बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है जो 4 दिन बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो नोट कर लीजिए एक लाइन। होल्डिंग कंपनी गई। होल्डिंग कंपनी उसे कहा जाता है जो किसी, होल्डिंग कंपनी उसे कहा जाता है जो किसी दूसरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी उसे कहा जाता है जो किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण रखती है। अब देखिए नियंत्रण कैसा रखेगी? उसमें जो पैसा लगा है उसमें उसका 50% से ज्यादा योगदान हो, या उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके 50% से ज़्यादा उसके फेवर में हो। तो इस तरह के मतलब जो मत है और जो पैसा है, मूल्य है, उस पर उसका 50% से ज़्यादा अगर दबदबा है, अधिकार है, तो कैसी कंपनी हो गई? होल्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तब हाथ में रहती है पावर जब आपका उसमें योगदान 50% से ज़्यादा हो। जिसे सरकार पहले कैसा विनिवेश करती थी? भूल गए, देखिए अभी आप कह रहे हैं 51% में। उसको कहते क्या थे? विनिवेश कितने प्रकार का होता है? पढ़ा चुकी। एक तो मैम स्वामित्व के आधार पर आ गया, व्यवहारिक जीवन का था ना, बताइए। अच्छा ये व्यवहारिक जीवन का है, वो नहीं है। ऑप्शन देंगे हम बता देंगे। अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, कोई बिना ऑप्शन बता सकता है? सांकेतिक और सामरिक या रणनीतिक। तो ये अगर 50% से कम है तो क्या हो गया? सांकेतिक, यानी कि तब नियंत्रण रहता है, तब नियंत्रण रहता है, क्योंकि संकेत है बस विनिवेश का, ज्यादा नहीं किया है। तो क्या है? नियंत्रण रहता है, क्योंकि 50% से ज्यादा योगदान अभी भी उसमें गवर्नमेंट का है।
और जब रणनीति कर देते हैं, रणनीति बना के कर देते हैं या सामरिक दृष्टिकोण से कर लेते हैं, 50% से ज़्यादा का जब कर देते हैं बिक्री, तब उनका नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे ही होल्डिंग कंपनियां वो हैं जो अपने अंदर काम करने वाली कंपनियों के जो पूंजी है उससे 50% से ज़्यादा उनका योगदान हो या उनका दबाव हो, और उसमें जो मत है यानी कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उसमें से 50% से ज़्यादा उसकी बात सुनते हो, तो कैसी कंपनी हो गई? होल्डिंग कंपनी। इसीलिए मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखा दिया कि जो मतलब दूसरों पर कंट्रोल करे। मैम इसके अंतर्गत महारत्न कंपनियाँ आएंगी? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कह सकते, कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी कंपनी आ सकती है। महारत्न भी हो सकती है, कृषि क्षेत्र की भी हो सकती है, बस उसके अंदर में और छोटी छोटी कंपनियां काम करनी चाहिए जिस पर उसका नियंत्रण हो। कोई भी कंपनी, पर्टिकुलर कोई एक कंपनी, ठीक ना, कोई नाम नहीं ले सकते हैं, बस ये समझ लीजिए वो कंपनी जिसके अंडर में बहुत सारी कंपनी काम करती है। जैसे एक बड़ा बैंक, उसे बहुत सारे ब्रांच, तो जो मेन होता है वो सभी ब्रांचों पर नियंत्रण रखता है। जैसे RBI, उसके अंदर में सारे bet काम करते हैं, सबके ऊपर वो नियंत्रण रखता है, नैतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी, उस कंपनी को सहायक कंपनी के रूप में जाना जाता है, उस कंपनी को सहायक कंपनी के रूप में जाना जाता है जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है। और वो कंपनी कौन सी कंपनी होगी? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो नियंत्रण करेगी वो होल्डिंग कंपनी, वो होल्डिंग कंपनी, और जो हो रही नियंत्रित वो सहायक कंपनी, जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता हो। जैसे मैम होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को नियंत्रित करेगी वही हो जाएगी सहायक कंपनी। जैसे भी जिस भी शब्द में आपको समझ में आए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किताबी भाषा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। पहला सदस्यों की संख्या थी, दूसरा नियंत्रण था, और तीसरा सदस्यों की दायित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। इसमें दायित्व के आधार पर भी दो प्रकार का है। पहला सीमित कंपनी, सीमित कंपनी, सीमित कंपनी। इसमें लिखिएगा, इस तरह की कंपनियों में प्रत्येक शेयरधारक, इस तरह की कंपनियों में प्रत्येक शेयरधारक अलग अलग मात्रा में शेयर लगाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस तरह की कंपनियों में प्रत्येक शेयरधारक अलग अलग मात्रा में पूंजी लगाता है, अलग अलग मात्रा में पूंजी लगाता है। कंपनी में शेयरधारक की जवाबदेही, कंपनी में शेयरधारक की जवाबदेही अपने शेयर के अनुपात में ही होती है। कंपनी में शेयरधारक की जवाबदेही अपने शेयर के अनुपात में ही होती है। बात समझ में आया? पहला क्या है? सीमित कंपनी, यानी इसमें जिसका जितना शेयर उसके पास उतना ज्यादा पावर और उतनी ही ज्यादा उसकी जवाबदेहिता, क्योंकि इसमें अलग अलग जो शेयर धारक हैं सबके पास अलग अलग मात्रा में शेयर उन्होंने लगाया, पैसे लगाए। जैसे आपने नाम सुना होगा IMF, पढ़ाएंगे आगे, चैप्टर आने वाला है आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वित्तीय संस्थाएं सबके बारे में पढ़ाएंगे। उसमें पढ़ाएंगे एक है संस्था IMF, उसमें जिसने जितना ज़्यादा पैसा लगाया है
उसका उतना ही ज़्यादा उस पर दबदबा। जैसे अमेरिका ने सबसे ज़्यादा लगाया है तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा। ऐसे कंपनियों में जो शेयर धारक होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में पैसा लगाए होते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा पैसा लगा है उसके पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा जवाबदेही, और जिसका पैसा कम लगा है उसके पास कम पावर और कम जवाबदेही। इसको क्या कहेंगे? सीमित कंपनी, यानी कि यहाँ पे अधिकार जो है उस आधार पे आपका निर्धारित किया गया है, सीमित किया गया है। नेक्स्ट है आपका असीमित कंपनी। असीमित कंपनी जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है, जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व कम नहीं होता है, जब किसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व कम नहीं होता या सीमित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है, तो ऐसी कंपनी असीमित कंपनी कहलाती है। असीमित कंपनी कहलाती है, यानी कि यहाँ पे आपका उत्तरदायित्व असीमित होगा, आपका अधिकार असीमित होगा। ऐसे उत्तरदायित्व असीमित होता है कि अगर वो कंपनी डूबती है तो आपको अपने घर से पैसा देना पड़ेगा, यानी उस कंपनी में पैसा लेकर के जो लगाया गया, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपको अपने घर से भी उतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी का ही दायित्व क्या है? असीमित है। और अगर सीमित दायित्व की बात करें तो इसमें जितना आपका उसमें शेयर है सिर्फ उतने के प्रति आप उत्तरदायी होंगे, बाकी के प्रति नहीं होते हैं। यानी कि ज़्यादा जिसके पास शेयर है उसको ज़्यादा भुगतान करना होगा, जिसके पास कम शेयर है वो कम भुगतान करेगा। लेकिन अगर दायित्व असीमित है तो आपको अपने घर से भी पैसा देना पड़ेगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। इसी को कहते हैं असीमित उत्तरदायित्व। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण। इसमें पहला सरकारी कंपनी, सब दो दो प्रकार में बटे हुए हैं। फर्स्ट सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिस कंपनी में सरकार का 51% से ज्यादा का योगदान हो वो कंपनी कैसी हो जाएगी? सरकारी कंपनी, या उसे को हम सार्वजनिक कंपनी भी कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, सरकारी शब्द से समझ लीजिए उसमें सरकार का योगदान ज्यादा है, और टेक्निकल शब्दों में कहें तो 51% से ज्यादा है। और दूसरा है सांविधिक कंपनियां। सांविधिक कंपनियां, सांविधिक कंपनियां, सांविधिक कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जिनका गठन, सांविधिक कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जिनका गठन, जिनका गठन केंद्र या राज्य विधायिका के विशिष्ट अधिनियम, केंद्र या राज्य विधायिका के विशिष्ट अधिनियम के द्वारा किया जाता है। केंद्र या राज्य विधायिका के विशिष्ट अधिनियम के द्वारा किया जाता है। राज्य विधायिका के विशिष्ट अधिनियम के द्वारा किया जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में आरबीआई, एसबीआई, भारत में आरबीआई, एसबीआई, जीवन बीमा निगम, एलआईसी, भारत में आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, ये सब कैसी कंपनियां हैं? सांविधिक कंपनियां हैं। इन सब का गठन संविधान से अलग कानून बना करके किया गया है। बात समझ में आया? आप हेडिंग कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था सेल कंपनी,
हेडिंग कीजिएगा सेल कंपनी। और मुझे बताएं, आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था, सेल कंपनी क्या है? ये कागजों में होता है, असल में नहीं होता, और इसका उपयोग जो होता है वो काले धन को सफेद धन में वेरी गुड। ब्लैक मनी को व्हाइट करने में या इलीगल मनी को लीगल करने में इस कंपनी का प्रयोग किया जाता है, जो धरातल पे नहीं होती, कागजों में कंपनियां होती हैं, कागजों में निवेश होता है, कागजों में ब्रांचेस होते हैं, काम हो रहा होता है, एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन रियल में ये नहीं होते हैं। लगभग 2 लाख सेल कंपनियों का जो लाइसेंस है या जो कागज है उसे रद्द किया गया है, और एक बड़ी समस्या है। बिना इनको समाप्त किए भारत का आर्थिक विकास या काले धन को समाप्त करने का जो सपना है वो संभव नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं सेल कंपनियां। याद है आपको? नेक्स्ट हेडिंग, कंपनी की पूंजी। कंपनी की पूंजी, या इसको रहने दीजिए, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। हेडिंग कीजिएगा भारत में पूंजी बाजार। भारत में पूंजी बाजार। भारत में पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट इन इंडिया। भारत में पूंजी बाजार, इसमें नोट कीजिएगा। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक महत्वपूर्ण अंग है। पूंजी बाजार एक व्यापक अवधारणा है। पूंजी बाजार एक व्यापक अवधारणा है। हाईलाइट कीजिएगा, जिसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, जिसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दीर्घकाल के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाएं, ऋण देने वाली संस्थाएं, कॉमा डिवेंचर्स एंड या एवं बॉन्ड। डिवेंचर, डिवेंचर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण पत्र। बहुत अच्छे। डिवेंचर कॉमा बॉन्ड, डिवेंचर कॉमा सॉरी एवं बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डिवेंचर एवं बॉन्ड मार्केट कॉमा बैंक कॉमा निवेशक, निवेशक तथा अन्य सभी जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करते हैं, इत्यादि सम्मिलित होते हैं, इत्यादि सम्मिलित होते हैं। पूंजी बाजार में पहले पढ़ाई हुई ना, पूंजी बाजार, और क्या पढ़ाया था? मुद्रा बाजार। याद है? पूंजी बाजार में दीर्घकाल के लिए ऋण दिए और लिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके लिए पूंजी बाजार अच्छा होता है, और जो विकसित कंट्रीज होती है उनके लिए मुद्रा बाजार अच्छा होता है, क्योंकि पूंजी बाजार में लंबे समय के लिए दीर्घकाल के लिए ऋण दिए जाते हैं और मुद्रा बाजार में कम समय के लिए ऋण लिए और दिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा है। पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से जहां, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से जहां, हाँ बेटे उसी में, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य उन क्षेत्रों से जहां पूंजी आधिक्य, उन क्षेत्रों से जहां पूंजी आधिक्य है
बचत को निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है। पूंजी आधिक्य है। बचत को निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है। बचत को निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां बचत की मांग है। जहां बचत की मांग है। इस प्रकार पूंजी बाजार बचत को गतिशीलता प्रदान कर इस प्रकार पूंजी बाजार बचत को गतिशीलता प्रदान कर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार पूंजी बाजार बचत को निकालकर अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिशीलता प्रदान करता है। हाँ, गतिशीलता, पूंजी की गतिशीलता को बढ़ा के, बचत की गतिशीलता को बढ़ा के अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पूंजी बाजार का काम क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पे बचत आधिक्य है वहां से बचत को या निवेश को या पूंजी को निकालना है, और ऐसे क्षेत्र में जहां पर बचत का मांग है, निवेश करने की आवश्यकता है, वहां पर निवेश को प्रोत्साहन देना, वहां पे मांग को बढ़ाना, ये क्या होता है, या मांग को पूरा करना ही पूंजी बाजार का काम है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है। इसलिए पूंजी बाजार को अच्छा माना जाता है, खास करके उन क्षेत्रों के लिए जो पिछड़े हैं या उन कंट्रीज के लिए जो पिछड़े हैं या अल्प विकसित हैं। और विकासशील में पहले भारत में भी पूंजी बाजार ही ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन अब भारत में मुद्रा बाजार पर काम चल रहा है। अब रीडिंग कीजिएगा, प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप लोग बेझिझक। प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में पढ़ा है ना। सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उसमें जो अल्पकाल के लिए जारी की जाती हैं, उनका टाइम पीरियड क्या था? 3 टाइम पीरियड था। 364, बहुत अच्छे। 91 डेज के लिए या 182 डेज के लिए या 364 दिनों के लिए ये जारी किए जाते हैं, अगर अल्पकाल के हैं तो, ठीक ना, 1 वर्ष से कम के होते हैं। नोट कीजिएगा, प्रतिभूति बाजार पूंजी बाजार का एक अंग है। प्रतिभूति बाजार पूंजी बाजार का एक अंग है। एक अंग है, अर्थात वह वित्तीय बाजार जहां से शेयर प्रतिभूति, अर्थात वह वित्तीय बाजार जहां से शेयर प्रतिभूति बॉन्ड, शेयर प्रतिभूति बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर प्रतिभूति, शेयर प्रतिभूति बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से दीर्घावधिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है। दीर्घावधिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है, प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। दीर्घावधिक पूंजी की व्यवस्था की जाती है, प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। आगे
प्रतिभूति बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रतिभूति बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयरों को जारी किया जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयरों को जारी किया जाता है। शेयरों को जारी किया जाता है एवं निवेशकों के मध्य शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। एवं निवेशकों के मध्य शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार कंपनियां अपने विस्तार एवं संचालन हेतु आवश्यक पूंजी सुगमता से एकत्र कर सकती हैं। आवश्यक पूंजी सुगमता से एकत्र कर सकती हैं। संचालन के बाद किसे बोलते हैं? रिपीट कर रहे हैं। विस्तार एवं संचालन हेतु आवश्यक पूंजी सुगमता से एकत्र कर सकती हैं। प्रतिभूति बाजार के दो भाग होते हैं। प्रतिभूति बाजार के दो भाग होते हैं। एक है आपका प्राथमिक बाजार और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक बाजार और दूसरा है द्वितीयक बाजार। प्रतिभूति बाजार के दो भाग होते हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। ये क्वेश्चन भी आया है, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं? प्राथमिक बाजार क्या है? अब हेडिंग कीजिएगा प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। बता सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? जैसे मैं सरकार डायरेक्ट आरबीआई को पहले बेचती है। सरकार आरबीआई को बेचती है, आरबीआई बैंक को बेचती नहीं है। मतलब कहती है उनसे, तो बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को मतलब चुनिंदा लोगों को देते हैं। आप वो मेरे बताते को हैं। खुले बाजार की क्रियाएं बता रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं प्राथमिक बाजार। खुले बाजार की क्रियाओं के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई सरकार के लिए बाजारों में उतारती है, बेचती है और सरकार के लिए पैसा जुटाती है। वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस था। ये प्राथमिक बाजार है जो आपने सही बताया। बात समझ में आया? पहली बार जिस बाजार में प्रतिभूतियां बेची जाती हैं वो प्राइमरी मार्केट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। दोनों अलग बातें हैं, खुले बाजार की क्रियाएं और ये प्राथमिक बाजार। खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई के मौद्रिक नीति का हिस्सा है और प्राथमिक बाजार पूंजी जुटाने के लिए कंपनियों के लिए है। ये कंपनियों के लिए पूंजी जुटाएगा और वहाँ आरबीआई सरकार के लिए पूंजी जुटाती है। दोनों पूंजी जुटाने का ही तरीका है, बाजार है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। यह नए निर्गमनों का बाजार है। यह नए निर्गमनों का बाजार है। यह नए निर्गमनों का बाजार है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है। इसमें प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है। नई कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है। इस प्रकार से नई स्थापित होने वाली कंपनियां इस प्रकार
से नई स्थापित होने वाली कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं, इस प्रकार नई स्थापित होने वाली कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं उन्हें IPO का मतलब एक दिन होमवर्क दिया था, IPO FPO, और आपने उत्तर भी बताया था और भूल भी गए। बताएं IPO क्या है और FPO क्या है? इसका पहले फुल फॉर्म बताएं। IPO का फुल फॉर्म बताएं। भूल गए? इनिशियल पब्लिक अफेयरिंग, इनिशियल पब्लिक अफेयरिंग IPO कहते हैं इसको। इनिशियल पब्लिक अफेयरिंग। याद आया? उस दिन आपने बेटे और आप दोनों ने इसका उत्तर दिया था और इतनी जल्दी भूल गए। सोचिए खुद आपने सर्च किया, खुद पढ़ा, खुद उत्तर दिया, फिर भूल गए। सोचिए दिमाग को आपको कितना ज़्यादा उस चीज़ को आंखों के सामने से गुजारने की ज़रूरत है कि खुद का ही ढूंढा, खुद का ही याद किया, खुद का ही पढ़ा। पहली बार कोई निजी कंपनियां पहली बार अपने मतलब शेयर आम जनता के लिए जारी करती है, वो IPO है। हाँ। और मैम दूसरा पहले से सूचीबद्ध कंपनी है, वो अपने अधिक पूंजी के लिए अपने शेयर आम जनता के लिए जारी करती है, वो FPO है। बहुत सुंदर उत्तर। और यही होता है जब हम आप किसी चीज़ को खुद से ढूंढते हैं ना, तो दिमाग के कोने में रहता, बस धूल हटाने की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, इससे दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जाता है, लिखता है, फील करता है, समझता है और फिर एक्सप्लेन करता है। इसलिए खुद से समझना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने लिखा कि इस प्रकार से नई स्थापित होने वाली कंपनियां जो शेयर जारी करती हैं उसे IPO ब्रैकेट में इनिशियल पब्लिक अफेयरिंग ब्रैकेट बंद कहा जाता है। नेक्स्ट आगे उसी में प्राथमिक पूंजी बाजार में प्रतिभूति के क्रेता को प्राथमिक पूंजी बाजार में प्रतिभूति के क्रेता को प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र धारक कहते हैं। प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र धारक कहते हैं। प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र धारक, ये जो इंग्लिश है ना, इसी का हिंदी, इसी से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र, इसको प्रपत्र कहेंगे, प्राइमरी वित्तीय प्रपत्र कहेंगे और इसको लेने वाले को प्रपत्र धारक कहेंगे। आगे इस बाजार में घरेलू एवं विदेशी फंड दोनों की ही उगाही हो सकती है। इस बाजार में घरेलू एवं विदेशी फंड दोनों की ही उगाही हो सकती है। घरेलू एवं विदेशी फंड दोनों की ही उगाही हो सकती है। प्राथमिक बाजार में निर्गमित प्रतिभूतियां, प्राथमिक बाजार में निर्गमित प्रतिभूतियां सर्वथा नई होती हैं, सर्वथा नई होती हैं और ये अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करती हैं। सर्वथा नई होती हैं और
अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करती हैं। तो प्राथमिक बाजार क्या है? यहाँ पे नई स्थापित होने वाली कंपनियां अपना शेयर पहली बार जारी करती, जिसको IPO कहते हैं। और इस बाजार में इंडियन और विदेशी दोनों से ही हम पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर को जारी कर सकते हैं, यानी कि हमारे शेयर को विदेशी भी खरीद सकते हैं, या विदेशी निवेश करना चाहे तो कहाँ करेंगे? प्राथमिक बाजार में करेंगे IPO के तहत। और इंडियंस भी यहाँ पे कर सकते हैं IPO के तहत। ये पहली बार जारी होने वाली प्रतिभूतियां होती हैं जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार द्वारा पहले से सूचीबद्ध। द्वितीयक बाजार द्वारा पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का। द्वितीयक बाजार द्वारा पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। द्वितीयक बाजार में उन्हीं प्रतिभूतियों डैश करके समता अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो। आगे, भारतीय द्वितीयक बाजार को निम्नांकित दो भागों में रखा जा सकता है। भारतीय द्वितीयक बाजार को निम्नांकित दो भागों में रखा जा सकता है। पहला है कंपनियों निगमों तथा वित्तीय मध्यस्थों द्वारा। कंपनियों हेडिंग भी कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। कंपनियों निगमों तथा वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंपनियों निगमों तथा वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों के लिए। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे कौन कौन होगा? पहला पॉइंट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रैकेट में NSE। नेक्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ब्रैकेट में BSE। नेक्स्ट ओवर द काउंटर एक्सचेंज, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में OTCEI, 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 ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ISE, ISE। ये समझ रहे हैं? ये सारे जो नाम आपने लिखे ना, ये सब स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी प्रतिभूतियों को यानी कि शेयर को, अपने बॉन्ड को जारी करती हैं, और आप यहाँ पे जा करके उनके शेयर को, बॉन्ड को खरीद सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। बात समझ में आया? स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसा प्लेस जिसमें बहुत सारी कंपनियां अपना नाम रजिस्टर कराएंगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी करा सकती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी करा सकती है, किसी में भी करा सकती है। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज ही हैं जिसमें कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं और फिर वो अपने शेयर और बॉन्ड को जारी करती है। वहाँ से जो पब्लिक है उस शेयर को खरीद करके अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकती है और उस पैसे का उपयोग करके कंपनियां अपना आगे काम बढ़ाती हैं। ये किसका हिस्सा है? द्वितीयक बाजार का। इसमें जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं वही द्वितीयक बाजार में अपने शेयरों को जारी कर सकती है। अगर इनमें से किसी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने शेयर को जारी नहीं कर सकती है। द्वितीयक बाजार में तो नहीं कर सकती, प्राथमिक बाजार में कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? आगे बढ़े। सरकारी प्रतिभूतियों, ये तो था पहला आपने लिखा था ना कंपनी निगमों, और दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियों तथा पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए सरकारी प्रतिभूतियों। हाँ बेटे, दूसरा पहले हेडिंग के तहत आपने स्टॉक एक्सचेंज लिखे, दूसरा हेडिंग सरकारी प्रतिभूतियों तथा पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार। इसमें नोट कीजिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों तथा पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए सरकारी प्रतिभूतियों तथा पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में सेक्टर बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग को अल्पकालीन मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग मतलब व्यापार को, ट्रेडिंग को अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र,
अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र जैसे ट्रेजरी बिल्स, अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र, हालांकि सब थोड़े हार्ड रख सकते हैं। अल्प मतलब थोड़े समय के लिए, मुद्रा मतलब पैसा जुटाने के लिए, और प्रपत्र मतलब बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जो सरकार जारी करती है। सरकार के द्वारा जो प्रतिभूतियां अल्पकाल के लिए जारी की जाती है उसी के लिए शब्द है। तो डरावना तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पढ़ चुके हैं तो अब डरावना नहीं लगना चाहिए। अल्पकालीन ट्रेजरी बिल्स, मुद्रा बाजार प्रपत्र जैसे ट्रेजरी बिल्स तथा दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड तथा दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड जिनकी परिपक्वता अवधि, जिनकी दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड जिनकी परिपक्वता अवधि 5 से 20 वर्ष होती है, हाईलाइट कर लीजिएगा। दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड जिनकी परिपक्वता अवधि 5 से 20 वर्ष होती है में बांटा जा सकता है। में बांटा जा सकता है, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को दो भागों में बांटा गया, एक अल्पकाल का और एक दीर्घकाल का। अल्पकाल आपको पता है 91 डेज, 182 और 364 दिन के लिए अगर जारी किया गया तो अल्पकाल के लिए जारी की गई प्रतिभूतियां या सरकारी बॉन्ड है। और अगर दीर्घकाल के लिए प्रतिभूतियां सरकार के द्वारा जारी की जाती है, बॉन्ड जारी की जाती है, तो 5 से 20 वर्ष के समय के लिए जारी की जाएंगी। ये दोनों प्रकार की प्रतिभूतियां यहाँ जारी की जाएंगी। तो दूसरा आपने लिखा इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब अपने नए शेयर जारी करती हैं, पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब अपने नए शेयर जारी करती हैं, पुरानी सूचीबद्ध कंपनियां जब अपने नए शेयर जारी करती हैं तो इसे एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ ब्रैकेट में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ब्रैकेट बंद कहा जाता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। तो बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो जो आपके द्वितीयक बाजार में लोग पैसा मतलब पूंजी में जो निवेश करते हैं बॉन्ड में और शेयर में, क्या उससे अर्थव्यवस्था में मतलब उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंपनियों को फायदा पहुँचाते हैं और कंपनियाँ आपको फायदा पहुँचाते हैं। यहाँ पे पर्सनल या आंतरिक लेन देन एक तरह से हो रहा है। ये इनडायरेक्ट वे में कंपनियां फिर निवेश करेंगी तो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन डायरेक्ट वे में इससे सरकार को फायदा नहीं मिलता, कंपनियों को और उसमें अंश रखने वाले अंशधारकों को फायदा मिलता है। रिवीजन करके आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कल मैं पूछूंगी भी और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, और पढ़ के आइएगा, कोई समस्या होगी तो उसका निदान किया जाएगा कल।